नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत आपका बिहार के बुलेटिन में। रुक करेंगे बिहार की तमाम खबरों की तरफ। बिहार में शराब पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन इसके बावजूद यहां जहरीली शराब से मौत के मामले सामने आ चुके हैं और हाल ही में सीएम नीतीश की इस पर समीक्षा बैठक कर कानून को सख्ती से लागू के निर्देश दिए और इसके बावजूद शराब की अवैध बिक्री से जुड़ी कई खबरें सामने आती रहती है और जिसे लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा विपक्षी नेताओं के निशाने पर रहते और शनिवार को भी राष्ट्रीय जनता दल के नेता और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने बिहार सरकार पर हमला बोला है और इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए निशाना साधा और तेज प्रताप यादव ने एक वीडियो के साथ ट्वीट कर लिखा कि वाह रे नीतीश कुमार, ये है आपके सपनों का बिहार, गली गली मिलता शराब है। और नीतीश कुमार जी कहते हैं सपनों का बिहार, अपने बच्चों को यतीम बनाना, शर्म करो या डूब मरो नीतीश कुमार। दरअसल वीडियो में तेज प्रताप शराब पिए शख्स के साथ पास दिख रहे हैं और जिसके बाद एक बच्चा अपने शराब पिए पिता को घर ले जाता दिख रहा है और जिसके बाद वीडियो में तेज प्रताप सूर्य नाम के बच्चे से बातचीत करें और इस दौरान बच्चे ने बताया कि मेरे पिता रोज शराब पीकर घर आते, जिसके बाद मां से मारपीट और हंगामा करते और साथ ही वीडियो में तेज प्रताप ने बच्चे से कहा कि अगर कोई धमकी या मारपीट की बात कहे तो मुझे बता देना। बिहार के सीतामढ़ी में सोशल मीडिया पर एक का अश्लील वीडियो वायरल करने का मामला सामने आया और जानकारी के अनुसार लड़की के परिजनों द्वारा शादी से इनकार किए जाने पर वर पक्ष की ओर से उसका अश्लील वीडियो सोशल मीडिया में वायरल कर दिया गया और इस घटना के बाद पीड़िता तनाव में और खाना पीना छोड़ दिया गया। और वहीं लड़की के पिता ने बेरगनिया थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है और दर्ज प्राथमिकी में लड़की के परिजनों ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी की शादी की बातचीत वीरता टोला के प्राणदेव चौधरी के साथ चल रही थी और इसी बीच उसने लड़की की तस्वीर लड़के पक्ष को दिया था और कुछ दिन बीतने के बाद ही लड़का द्वारा तस्वीर एडिट कर सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल कर दिया गया और लड़की की इस हरकत के बाद उसने उससे अपनी बेटी की शादी करने से इनकार कर दिया और तब चौधरी ने हथियार के बल पर लड़की का अश्लील वीडियो बनाकर बेरगनिया के अशोकी निवासी सागर पासवान के व्हाट्सएप पर भेज दिया और पीड़िता के घर वालों का आरोप है कि सागर और चौधरी ने लड़की के पिता की फर्जी फेसबुक आईडी बनाई और तस्वीर को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और लड़की के पिता ने दर्ज प्राथमिकी में कहा है कि सोशल मीडिया पर अश्लील वीडियो वायरल होने की जानकारी मिलने के बाद उनकी बेटी सदमे में चली गई और उसने खाना पीना छोड़ दिया। और वहीं इस मामले को लेकर बेरगनिया थाना अध्यक्ष ने बताया कि पुलिस ने मामले में आरोपी युवक के खिलाफ पोक्सो एक्ट, धमकी देने और वीडियो वायरल करने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी और थाना अध्यक्ष रणवीर कुमार झा ने कहा कि मामले की प्राथमिकता दर्ज कर आरोपितों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी भी की जा रही है। और वहीं जीएसटी काउंसिल द्वारा दर युक्तिकरण और इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर सुधार के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स गठित की गई है, जिसकी बैठक 20 नवंबर को कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आयोजित की गई है और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज एस बोम्मई की अध्यक्षता में गठित गोम में बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद भी सदस्य हैं और इस बैठक में भाग लेने के लिए डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद बेंगलुरु के लिए शुक्रवार को ही रवाना हो गए थे। और वहीं आपको बता दें कि विंसेंट प्रोडक्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी कच्चे माल के मुकाबले कम होती है तो उसे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर कहा है और ऐसे मामले के सुधार और दर युक्तिकरण हेतु मंत्री समूह गठित की गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा शराबबंदी पर किए गए समीक्षा बैठक के बाद अब पटना पुलिस अब एक्शन मोड में आ गई है और शराब के अवैध कारोबार के खात्मे को लेकर राजधानी पटना के पूर्वी छोर से लेकर पश्चिमी छोर तक के स्लम बस्तियों में एएसपी सचिवालय के नेतृत्व में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया
और इस दौरान शास्त्री नगर मौर्य पथ मुसरी से 3 देशी शराब विक्रेताओं को शराब की खेप के साथ गिरफ्तार किया गया। और इस दौरान पुलिसकर्मियों ने चिन्हित लोगों के घरों, छतों पर भी छापेमारी की। और इतना ही नहीं, एएसपी काम्या मिश्रा ने गर्दनी बाग स्लम इलाके में मौजूद बच्चे, बूढ़े और जवानों को शराब ना पीने और इलाके में शराब ना बनाने की शपथ भी दिलवाई है। और छापेमारी अभियान की जानकारी देते हुए एसपी काम्या मिश्र ने बताया कि इन इलाकों में शराब के सेवन, बिक्री की शिकायतें लगातार मिल रही थी और इसे लेकर शुक्रवार को इलाके में छापेमारी की गई और लोगों को शराब के कुप्रभाव के बारे में भी बताया गया और उन्हें शराब ना पीने की शपथ भी दिलाई गई। इससे समाज के लोगों में जागरूकता आएगी और सकारात्मक परिणाम निकलकर सामने आ जाएंगे। और वहीं बिहार के गया में नक्सलियों ने एक परिवार के 4 लोगों को जिस तरीके से हत्या की और उसके बाद इस बात की चर्चा शुरू हो गई कि नक्सलियों का आंदोलन और नक्सलियों का संगठन अब अंतिम सांसें गिनना शुरू कर चुका है। और यही वजह है कि नक्सली ऐसी वारदात को अंजाम दे रहे जो ना तो नक्सल साहित्य में कहीं लिखा गया है और ना ही नक्सली वारदात में कभी किया गया है। और जातीय अदावत के लिए बिहार में बनी सेनाओं ने वर्चस्व की जंग में कई नरसंहार ऐसे किए थे जिसमें उन चीजों को तोड़ा गया था जिसमें बच्चे, महिलाएं, युवा या फिर बुजुर्ग कौन है इसका ध्यान नहीं रखा गया था। और इसमें एक नहीं कई नरसंहार, चाहे लक्ष्मणपुर बातें हो, दलेल चक बदोरा नरसंहार हो, बेलछी नरसंहार हो, सेनारी, मियापुर, शंकर बीघा, बथानी टोल की बात छोड़ दी जाए तो नक्सलियों को कभी ऐसी वारदात के तहत जोड़कर नहीं देखा गया। लेकिन गया की घटना के बाद कई सवाल उठ खड़े हुए कि क्या नक्सलियों की जमीन और उनका मूल जनाधार इतना टूट चुका है कि अब नक्सली अपनी उसी नैतिकता को भी तोड़ते जा रहे जिसमें महिलाओं और बच्चों को इस विधा से पूरे तौर पर अलग रखने की बात कही गई थी। और वहीं बिहार के मधुबनी जिले के झंझारपुर कोर्ट के एडीजे अविनाश कुमार पर जानलेवा हमला करने के आरोपी घायल दोनों पुलिस अधिकारी गोगडिया थाना क्षेत्र गोपाल कृष्ण और एएसआई अभिमन्यु शर्मा को शुक्रवार को मधुबनी के डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए डीएमसीएच रेफर कर दिया और यहां दोनों का इलाज चल रहा है। और इस मामले में दरभंगा पुलिस ने दोनों पुलिस अधिकारियों के बयान भी दर्ज किए और गोगरडिया थाना अध्यक्ष गोपाल कृष्ण ने अपने फर्द बयान में एडीजे अविनाश कुमार पर आरोप लगाया है कि उन्होंने पहले उन पर अभद्र टिप्पणी की थी और कई मामलों में आरोपित व्यक्ति को सर कहकर संबोधित करने का निर्देश दिया गया था और ऐसा ही नहीं करने पर उन्हें जूते से मारा और फिर मौजूद कर्मियों को निर्देश दिया कि उनके गले में रस्सी बांधकर टांग दिया जाए। दरअसल गोगरडिया थाने के एसएसआई वीरेंद्र कुमार ने कहा कि थाना अध्यक्ष गोपाल कृष्ण को मारपीट के एक मामले में पेश होने के लिए एडीजे ने बुलाया था, लेकिन उस दिन छापेमारी की बिजी होने की वजह से वो पेश नहीं हो सके और अगले दिन थाना अध्यक्ष और एएसआई एडीजे के चैम्बर में पहुंचे जहां एडीजे ने दोनों के साथ गाली गलौज और मारपीट की। और इतना ही नहीं, उनके स्टाफ 20 से 25 की संख्या में पहुंचे वकीलों ने दोनों को कमरे में बंद कर दिया और उन्होंने भी मारपीट की। नक्सलियों ने लातेहार में रेल ट्रैक को उड़ा दिया है और भारत बंद को सफल बनाने के लिए भाकपा माओवादी ने शुक्रवार की देर रात करीब 1 बजे लातेहार के देमू रिचुघुटा के बीच रेलवे पटरी पर बम ब्लास्ट कर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया है। और इस घटना के बाद डाउन रेलवे लाइन पर रेल परिचालन पूरी तरह ठप हो गई। हालांकि वारदात के बाद रेलवे के द्वारा राहत कार्य शुरू कर दिया गया और इस घटना की जांच में रेल प्रशासन जुट गई है और माओवादी नेता प्रशांत बोस और उनकी पत्नी की गिरफ्तारी के खिलाफ माओवादियों ने झारखंड बंद की घोषणा की और इसी बंदी को लेकर माओवादी ने विध्वंस कार्य करते हुए रेलवे ट्रैक को बम से क्षतिग्रस्त कर दिया और घटना के बाद रेलवे ट्रैक पर परिचालन ठप हो गया। और वहीं इस घटना के बाद रेलवे का एक ट्रॉली भी बेपटरी हो गई है और मिली जानकारी के अनुसार घटनास्थल पर धनबाद मंडल के उच्च अधिकारी, रेल सुरक्षा बल, स्थानीय पुलिस और घटनास्थल पर पहुंच चुकी है और घटना की सूचना मिलने के बाद रेल प्रशासन
जल्द ही सक्रिय हुआ और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के बाद रेलवे की टीम घटनास्थल की ओर रवाना हो गई और रेलवे की टीम पटरी को ठीक कराने में लगी हुई है। और वारदात के बाद स्थानीय पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंचकर आसपास के इलाके में छापेमारी कर रही है। और झारखंड पुलिस ने पिछले दिनों भाकपा माओवादी प्रशांत बोस और उनकी पत्नी को गिरफ्तार किया था। और इस गिरफ्तारी के विरोध में नक्सलियों ने 20 नवंबर को भारत बंद की घोषणा की और भारत बंद को सफल बनाने के लिए ही माओवादियों ने रेलवे ट्रैक को उड़ाया है। बिहार वन विभाग वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बाद कैमूर अभयारण्य को सबसे बड़े इको टूरिज्म स्पॉट के रूप में डेवलप कर रहा है और इसकी पुष्टि खुद बिहार के वन पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार सिंह ने की है। और वहीं विभाग के प्रधान सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि यह इलाका बिहार के सबसे समृद्ध प्राकृतिक संसाधन वाला है, जहां बड़ी संख्या में वाटरफॉल, पहाड़, मंदिर के साथ शेरगढ़ किला और रोहतासगढ़ किला भी स्थित है। और रोहतासगढ़ और कैमूरगढ़ को मिलाकर 1300 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा क्षेत्रफल वाले कैमूर अभयारण्य में ताराचंदी मंदिर, मुंडेश्वरी मंदिर, तुतला भवानी धाम और गुप्ता धाम के अलावा शेरगढ़ का किला है और रोहतास का किला और वहीं कई अन्य दर्शनीय स्थल भी हैं। और इसके अलावा करकटगढ़, जल प्रताप, तेलहर कुंड झरना और कई अन्य जलप्रात भी हैं जो अत्यंत मनोरम है। और वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रधान सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि कैमूर अभयारण्य में पर्यटकों के लिए कई तरह की सुविधाएं विकसित की जा रही और वहीं तुतला भवानी मंदिर तक पहुंचने के लिए झूले का निर्माण कराया गया। और इसके अलावा वहां सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था भी लगातार की जा रही ताकि लोग न सिर्फ आसानी से पहुंच सके बल्कि वहां प्राकृतिक और ऐतिहासिक महत्व के तमाम स्थानों का भरपूर आनंद ले सके। और दीपक कुमार सिंह ने बताया कि कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का सर्वे भी वन विभाग करा रहा है, जिससे ये पता चल सके कि यहाँ कौन कौन से जानवर है। और उन्होंने कहा कि यहाँ टाइगर भी देखे गए, इसलिए इस बात की भी संभावना है कि इसे टाइगर रिजर्व के रूप में डेवलप किया जा सकता है। और उन्होंने कहा कि कैमूर अभयारण्य के आसपास के स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने की भी कोशिश सरकार कर रही। अवैध बालू उत्खनन और गैर कानूनी व्यापार में संलिप्त दोषियों के ठिकाने पर आर्थिक अपराध इकाई द्वारा लगातार तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। और इसी क्रम में शुक्रवार को भोजपुर के निलंबित सीओ अनुज कुमार के कई ठिकानों पर रेड पड़ी है और अभियान के दौरान उनके और उनके पत्नी के खाते में आय से अधिक संपत्ति मिली और ये संपत्ति वास्तविक आय से लगभग 52% अधिक पाई गई है। और निलंबित सीओ सोन नदी से बालू के अवैध उत्खनन के लिए काफी चर्चा में रहे। और वहीं कार्रवाई में अनुज कुमार के ठिकानों से ज्वेलरी और नगद नहीं पाए जाने का मतलब है कि इन्होंने ये सभी चीजें हटा दिया है, और जो कि विस्तृत अनुसंधान का विषय। और तत्कालीन सीओ अनुज कुमार की पत्नी गृहिणी, जो कि पूरी तरह इनके ऊपर ही आश्रित है, लेकिन उनके बैंक खाते से काफी रकम की लेन देन आर्थिक अपराध इकाई द्वारा पाया गया। और ईओयू द्वारा शुक्रवार को सीओ अनुज कुमार के पटना के जगदेव पर स्थित आवास, नवादा स्थित पैतृक आवास और गया स्थित ससुराल में छापेमारी की गई। और जांच के क्रम में पाया गया कि अनुज कुमार ने अवैध तरीके से अर्जित की गई रकम को विभिन्न लोगों के माध्यम से बैंक खाते में लेकर उसे वैध बनाने का प्रयास किया। और पति और उनके बैंक खाते में लगभग 14 लाख रुपए नगद भी जमा किए गए। और तत्कालीन भोजपुर के अंचलाधिकारी अनुज कुमार साल 2011 में भोजपुर राज्य राजस्व सेवा में योगदान दे चुके हैं। और अनुज कुमार अंचलाधिकारी के रूप में भोजपुर, गया, सारण और कई स्थानों पर पदस्थापित रहे हैं। सोशल मीडिया पर जानवरों के वीडियो देखना लोगों को काफी पसंद करते हैं और लोग उनकी हरकतों और भावों से ज्यादा प्यार करते हैं। और सोशल मीडिया पर लोग सबसे ज्यादा बंदरों की वीडियो देखना पसंद करते हैं। अब बंदरों का चंचल स्वभाव और क्यूट सी हरकतें लोगों को हंसा हंसा कर लोटपोट कर देती है। और हैरानी की बात तो यह है कि बंदरों को बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं और बच्चों के साथ खेलना भी। तो इंसान और बंदरों की मस्ती आप भी देखिए हमारी खास रिपोर्ट में।
नटखट बंदर भले लोगों को परेशान करे, पर उनकी हरकतें देखने वालों को बहुत क्यूट लगती हैं और बाद में उन्हीं किस्सों को याद करके लोग खूब ठहाके भी लगाते हैं। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक बंदर एक बच्चे से मोबाइल फोन छीनने की कोशिश कर रहा है, जिसका वीडियो वायरल हो गया है। वीडियो में एक छोटी सी लड़की और एक बंदर को मोबाइल के लिए आपस में झगड़ते हुए देखा जा सकता है। इस वीडियो में ये छोटी सी लड़की इस बात से बेहद अनजान है कि उसे मोबाइल की ये जिद करनी है। दरअसल वीडियो में एक छोटी बच्ची घर के बाहर चारपाई पर बैठी नजर आ रही है। उसके हाथ में मोबाइल है और वो उससे खेलती हुई नजर आ रही है। इसी बीच एक बंदर वहां पहुंचता है और लड़की के हाथ से फोन छीनने की कोशिश करता है। गुस्से में आकर बच्चा फिर बंदर के हाथ से फोन छीन लेता है। वो सिर्फ एक पल के लिए फोन रख पाती है क्योंकि बंदर फिर से उससे फोन छीन लेता है। इस दौरान बच्ची बच्चियों पर बढ़ते अपराध को लेकर सुप्रीम न्यायालय अब और भी गंभीर हो गया है, जिसके चलते हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को भी रद्द कर दिया गया, जिसमें कहा गया था कि स्किन टू स्किन के संपर्क के बिना नाबालिग के स्तन को छूना और यौन उत्पीड़न के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता। और विस्तार से पूरा मामला जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया है जिसमें कहा गया था कि स्किन टू स्किन के संपर्क के बिना नाबालिग के स्तन को छूना यौन उत्पीड़न के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है। तो वहीं जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस रविंद्र भट्ट और जस्टिस बेला त्रिवेदी की 3 सदस्यीय पीठ ने कहा कि गलत मंशा से किसी भी तरह से शरीर के सेक्सुअल हिस्से को स्पर्श करना पॉस्को एक्ट का मामला माना जाएगा। अदालत ने कहा कि यह नहीं कहा जा सकता कि कपड़े के ऊपर से बच्चे का स्पर्श यौन शोषण नहीं है। ऐसी परिभाषा बच्चों को शोषण से बचने के लिए बने पॉस्को एक्ट के मकसद ही खत्म कर देगी। इसके अलावा शीर्ष अदालत ने इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट से बरी हुए आरोपी को दोषी ठहराया है। साथ ही आरोपी को पॉस्को एक्ट के तहत 3 साल की सजा भी दे दी गई है। दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने यौन उत्पीड़न के एक आरोपी को यह कहते हुए बरी कर दिया था कि नाबालिग के निजी अंगों को स्किन टू स्किन संपर्क के बिना छूना या टटोलना पॉस्को एक्ट के तहत नहीं आता है। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी। वहीं अब उच्चतम न्यायालय ने हाईकोर्ट के इस फैसले को बदलते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। ये पूरा मामला दिसंबर 2016 में मुंबई के नागपुर का है, जहां बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने यौन उत्पीड़न के एक आरोपी को यह कहते हुए बरी कर दिया कि नाबालिग के निजी अंगों को स्किन टू स्किन संपर्क के बिना छूना या टटोलना पॉस्को एक्ट के तहत नहीं आता, जिस पर अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। तो वहीं अब उच्चतम न्यायालय ने हाईकोर्ट के इस फैसले को बदलते हुए बड़ा फैसला सुनाया और बॉम्बे हाईकोर्ट के इस फैसले को रद्द कर दिया है। इस दौरान अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल ने सुनवाई के दौरान तर्क दिया कि अधिनियम की धारा 8 के तहत स्किन टू स्किन के संपर्क को यौन हमले के अपराध के रूप में व्यक्त नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट जज ने यह देखा कि बच्चे के स्तनों को टटोलने के अपराध के लिए 3 वर्ष की सजा बहुत सख्त है, लेकिन ये ध्यान नहीं दिया कि धारा 7 ऐसे सभी प्रकार के कृत्यों के व्यापक तरीके से निपटता है। वेणुगोपाल ने यह भी कहा कि पॉस्को एक विशेष कानून है जिसका उद्देश्य उन बच्चों की रक्षा करना है जो अधिक कमजोर हैं। ऐसे में कोई यह नहीं कह सकता कि आईपीसी की धारा 354 की प्रकृति में समान है। वेणुगोपाल ने तर्क दिया था कि हाईकोर्ट के फैसले का मतलब यह है कि एक व्यक्ति जो एक जोड़ी सर्जिकल दस्ताने पहनने के बाद एक बच्चे को यौन शोषण करता है उसे बरी कर दिया जाएगा। उन्होंने तर्क दिया था कि इस फैसले से असाधारण स्थितियां पैदा होंगी। वेणुगोपाल का कहना था कि पॉस्को के तहत अपराध के लिए स्किन टू स्किन आवश्यक नहीं है। तो वहीं इससे पहले भी इस मामले में सुनवाई की गई थी, जहां भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि नाबालिग के यौन उत्पीड़न मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के विवादास्पद फैसले को पलटा जाए। इस फैसले में बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ की महिला जज ने कहा था कि चूंकि स्किन टू स्किन संपर्क नहीं हुआ है, इसलिए पॉस्को कानून के तहत यौन अपराध की धारा 8 नहीं लगाई जा सकती। धारा 8 के तहत नाबालिग पर यौन हमले का दोषी पाए जाने पर कम से कम 3 साल की सजा होती है। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस अजय रस्तोगी की पीठ के समक्ष कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट का यह फैसला खतरनाक और अपमानजनक मिसाल है।
इस फैसले का मतलब यह होगा कि जो व्यक्ति सर्जिकल दस्ताने पहनकर किसी बच्चे या बच्ची का यौन शोषण करे उसे बरी कर दिया जाएगा। अगर कल कोई व्यक्ति सर्जिकल दस्ताने पहनकर किसी महिला के पूरे शरीर को स्पर्श करता है तो उसे इस फैसले के आधार पर यौन उत्पीड़न के लिए दंडित नहीं किया जाएगा। यह अपमानजनक है। अटॉर्नी जनरल ने यह भी बताया कि पिछले 1 वर्ष में पॉस्को के तहत अपराध के 43,000 मामले सामने आए हैं। ऐसे में अगर बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को नहीं पलटा गया तो पॉस्को के तहत अपराध के मामले में वृद्धि हो जाएगी। बहरहाल सुप्रीम न्यायालय के इस फैसले के बाद पॉस्को के तहत अपराध के मामलों में लगाम लगाई जा सकेगी। और वहीं इसी के साथ बिहार बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्य न्यूज के साथ।